बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है वो इंतहाई तेज़ी से बदल रही है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। कल ही ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद आलमी सतह पे भी एक उम्मीद हमें भी मिली थी। और जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि इस ऐलान के बाद तेल की आलमी मंडी में वक्ती उसका इस्तेहकाम देखा गया, कुछ स्टेबिलिटी आई और ये तासुर भी मिला कि शायद जो ये कशीदगी है उसमें कमी आएगी और मामलात मज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो मज़ाकरात बैकडोर ही सही वो जारी हैं। उनमें ये है कि दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे की बातें मानना शुरू की हैं, जिसकी वजह से ये CBMs लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो बेहतरी है वो ज़्यादा देर शायद बरकरार नहीं रही। आज ईरान ने एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद किया जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताया कि अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी को करार दिया जा रहा है। और क्योंकि अमरीका की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो नाकाबंदी है वो बरकरार रहेगी, तो फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा से रेगुलेट या बंद करने की खबर आ गई। ईरानी हुकाम उसमें ये कहते हैं कि जब तक उनकी जो समुद्री हुदूद हैं और जो तिजारती रास्ते हैं उन पर दबाव बरकरार रहेगा, तो तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर खोला नहीं जाएगा। इसी दौरान जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में मुतवक्की है। इससे पहले होने वाले पहले दौर में कुछ मामलात पर पेशरफ्त हुई थी और अब एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान ही शायद सालिसी से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में मदद मिल सकती है और इस्लामाबाद बहुत इसमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा जा रहा है और इससे एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तो इस वक्त सूरत हाल ये जी कि एक तरफ मुज़ाकरात, जंग बंदी और जो सिफारती रवाबित हैं उनकी बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अमली तौर पे ज़मीनी और समंदरी हालात उसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये भी कहा कि भाई हम तो फौजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो कुछ तजारती जहाज़ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें भी अनसर्टेनिटी और सिक्योरिटी खदशात हैं। उसके बायस कई जहाज़ वापस लौटने पर मजबूर हैं, क्योंकि दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेड भी है। फिर आज हमने ये देखा कि कुछ फायरिंग की खबरें भी आई हैं जहाज़ों पे। तो ये सूरत हाल जो वो इंटरनेशनल एक तो ट्रेड, फिर ख़ास तौर पर तेल की तरसील हो गई, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है पहले से भी और मज़ीद ये हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दुनिया की जो बड़ी मकदार में तवन्नाई है वो जाती समंदरी रास्तों से है। सो ऐसे में ईरान अपनी और बहरी निगरानी को मजीद सख्त कर रहा है, जबकि अमेरिका भी अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर कायम है और दबाव जो है, जो प्रेशर है वो बरकरार रखे हुए है। नतीजतन ये खित्ता इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां हर नया दिन एक या तो बड़ी सिफारती पेशरफ्त की खबर लाता है या तो फिर जो तसादुम है वो मजीद खदशा उसमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अब ये सब बातें इस पे बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, साथ ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमरीकी बहरिया के खिलाफ ड्रोन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है। फिर उसके अलावा आज हमने देखा कि जो ईरान की तरफ से भी एक बयानात की तो बौछार है ही है, जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है। दूसरी तरफ अमरीका के फैसले। बतौर एक रिटायर्ड एयर मार्शल, आप ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अमरीकी बहरी बेड़े के लिए कितना बड़ा खतरा देखते हैं, और उससे भी बढ़ के कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं इस वक्त, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान ने ऑलरेडी काफ़ी जंग के दौरान ये चीज़ दिखाई है कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी और उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसकी रेंजेस इतनी है कि 2.5 से 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो जा सकते हैं। फिर उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि हाइपरसोनिक टाइप मिसाइल उनके पास मौजूद हैं, मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ है। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनके पास ऐसी फायर पावर है कि वो आप किसी भी जहाज को जो कि हुर्मुज़ में आता है और अगर ब्लॉकेड वो करने की कोशिश करते हैं और हुर्मुज़ को एंटर करते हैं या उसकी बाउंड्रीज को एंटर करते हैं, जो कि उन्होंने अमेरिका के लिए इस वक्त नो गो एरियाज किए हुए हैं, तो वो डेंजरस होगा। और अभी तक अमेरिका का कोई जहाज उस विसिनिटी में मौजूद भी नहीं है। और सेम इज द केस कि डिगो गार्शिया तक अगर आप किसी का निशाना बना सकते हैं, तो देखें डिगो गार्शिया जो है वो अगर आप हूती वाली देखें एरिया जो है इनका यमन का, और उससे जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली उसका कम है एज कम्पेयर टू ईरान से अगर किया जाए। तो इनके पास अपने
लोग मौजूद हैं या रेंजेस उस लिहाज से मौजूद हैं या ऐसे हिकमत अमली है उनकी कि वो इन तमाम वेसल्स को थ्रेटन कर सकते हैं, ना सिर्फ स्टेट ऑफ होर्मुज में बल्कि इंडियन ओशन में भी। तो ये टेक्नोलॉजी तो मौजूद है। और दूसरा ये कि देखें वो थ्रेट ऐसे नहीं आया, उन्होंने पहले देखें 2-3 दिन से ट्रंप के भी बयानात आ रहे हैं, ब्लॉकेड के बयानात आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं कि इसके ये इसको जारी जंग रहेगा, को भी नेवल आगे ब्लॉकेड। एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इस तरह के बयानात इस टाइम पे जबकि पीस की बात हो रही है और ईरान ने काफी सारी चीजों पे एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या किसी और लीडर को इस वक्त जरूरत है कोई जरा अग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट्स देने की या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की बात करने की कि जी अभी तक हम अपने सख्त स्टांस पे हमारा अभी तक वो स्टांस मौजूद है और हम जो है उससे कोई किसी हद तक भी नरमी नहीं आई या जंग हम जीत रहे हैं और डिसाइसिव विक्ट्री हमने हासिल कर ली है। जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त ईरान जो है वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में खड़ा है, गो कि उनकी नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं जानी और माली दोनों लिहाज से। लेकिन इस वक्त जो पीस टेबल है उसके ऊपर ईरान की पोजीशन डेफिनेटली बड़ी स्ट्रांग है और उनके तमाम तर जो अपनी ख्वाहिशात हैं या जो उन्होंने अपने पॉइंट्स पेश किए हैं वो लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं, उनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इलॉजिकल या इरैशनल हो। और मतलब आप भी जानती हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उस पर अगर उनका कंट्रोल होना चाहिए तो वो है, बिकॉज कि वो उनके टेरिटोरियल वाटर में आता है और जितनी हैवी फिश जितनी हैवी शिप्स हैं वो तमाम उनके करीब से गुजरती हैं क्योंकि वो ज्यादा डीप एरिया है जो ईरान के करीब है स्टेट ऑफ होर्मुज वाला। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जी हमारी सैंक्शंस खत्म करें, तो सैंक्शंस डेफिनेटली खत्म होनी चाहिए उनकी ताकि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सकें और जितना नुकसान अमेरिका ने उनका किया है। और उसके अलावा भी सैंक्शंस जो है उनकी कोई कोई रैशनल नहीं बनता। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि जी हमें जो हमारे असासे मुंजमद हुए हुए हैं जिसके मुतालिक शायद अमेरिका ने थोड़ा ये भी कहा है कि हम देने को तैयार हैं 20 बिलियन के करीब, जी हाँ। तो वो भी उनका हक बनता है, वो उनके असासे हैं, उनको मिलने चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो चाहते हैं कि रोल बैक करें, वो शायद ना करें बिकॉज वो लेकिन सर जब ये सब प्रोसीजर चल रहा होता है, ये सब प्रोसेस जब चल रहा है, तो हम ये कंसिडर कर रहे थे कि शायद अब वो पॉइंट आ चुका है जहां पे दोनों पार्टीज की तरफ से कोई ना कोई सीबीएम्स आना शुरू हुए। कल हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात आई, उसके बाद जबकि पहला स्टेप लिया गया यूएस की तरफ से कि लेबनान के अंदर सीज फायर कराया गया इसराइल को कह के। तो फिर हारिस साहब आपकी तरफ आऊंगी, तो ये सीबीएम्स तो चले कल हमने देखे थे, लेकिन एकदम से आज जो है वो पासा पलटा गया है। आज आईआरजी से जो ताजा तरीन बयान है उसके मुताबिक हर्मुज का कंट्रोल पिछली हालत पर आ चुका है, यानी कि जो मुकम्मल बंदिश तो मैं नहीं कहूंगी या रेगुलेशन थी, कंट्रोल था, वो आप डिफाइन कीजिएगा। तो क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिकी बहरी बेड़े की मौजूदगी में जो ट्रैफिक है उसको रोक सके? और ये जो आज जो ओवरऑल हैपनिंग्स हुई हैं इस पे सर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो बात ये कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में होते हैं, कंड्यूसिव जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है ताकि एक अच्छे माहौल में बातचीत की जाए। और पाकिस्तान 47 ईयर्स पुराने जो एक दुश्मनी थी, नाराजगी थी, उनको बिठाया, मुज़ाकरात कराए और अच्छे नोट पे एंड भी हुआ और अभी दोबारा बहुत पॉजिटिव बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। लेकिन ईरान ने देखिए कल जो बात की, उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दी और गुडविल की तरफ उन्होंने कहा जी मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम इसको परमानेंट पूरा खोल दें। ना इसका मतलब ये है कि तमाम दुनिया के जहाज वहां से गुजर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। What was the job of the Americans? अमेरिकन ने नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान के ऊपर। ईरान के जहाज जितने ऑयल टैंकर थे वहां से नहीं गुजर सकते और बाकी तो नहीं गुजर सकते हैं। तो ईरान अमेरिका शुड हैव डन कि जी हमने भी नेवल ब्लॉकेट उठा लिया टिल द टाइम मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमारे जो जब तक कामयाब होते हैं इनेबल थी या जब तक सीज फायर है, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। ईरान ने किया गुडविल जेस्चर, हम भी ये जो है ब्लॉकेट उठा रहे हैं। दैट इज ईरान ने इसको जाके नहीं किया तो फिर इनको मजबूरन उसको ब्लॉक करना पड़ा। दैट इज वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन। देखिए अगर आप बड़ी पावर हैं, आप जीत भी नहीं सके हैं, डिफीट भी नहीं कर सके हैं और फिर आप जब बैठते हैं तो देन यू हैव टू गिव एंड टेक करना होता है। ये नहीं कि आप अपनी डिमांड हर बात आप करें, आपकी शर्त मानिए। आप कह रहे हैं 460 किलोग्राम जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दिया जाए और उसके बदले जो उनके फ्रोजन $20 बिलियन वो हम दे देंगे। दिस इज नॉट अ फेवर। जब आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कहता है कि ईरान इज नाउ हैज नो कैपेबिलिटी टू गो फॉर वेपन ग्रेड यूरेनियम
नंबर 2, वो 3% जिसको अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, वो कर इसके खिलाफ नहीं कर, तो वैसे आप सैंक्शन उठाएं इसके ऊपर से, इकोनॉमिक सैंक्शन उठाएं, और उसके जो आपने एसेट्स फ्रीज किए वो सारे वापस करें, ताकि उनको जो आपने इतना नुकसान किया है, ओवर $200 बिलियन का आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए, रोड तबाह कर दिए, रेलवे लाइन उड़ा के रख दी, लोगों की जो जाने गई उनका कौन जिम्मेदार है, बच्चियों को कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए उसकी जगह पर अगर वो ईरान कह रहे हैं कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना कंट्रोल रखूंगा, टोल टैक्स लूंगा, एटलीस्ट को ये अलाउ करेंगे जब तक वो $200 बिलियन अपने रिकवर नहीं करते, जो उसने रिकंस्ट्रक्शन करनी है उस वक्त उसको अलाउ करने देना। आप हर जगह अपनी बात तो नहीं करें, तो मेक अ रेस्ट। ये अगर आप करते हैं, उसके बाद उसको चाहिए सॉवरेन गारंटी कि जी मेरे पर अटैक भी नहीं होगा। जब न्यूक्लियर एक्टिविटी खत्म हो गई, फिर वो कहते हैं जब मुझे गारंटी दें इंटरनेशनल के कोई ऐसा मुल्क हो कि जी मेरे पे ईरान और इसराइल और यूएस से अटैक नहीं करेंगे। वो मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन राइट फोरम में बात यूनाइटेड नेशन से कि ओके नहीं करेंगे, आप सब कुछ ईरान से ले लें, न्यूक्लियर एक्टिविटी खत्म कर दें, करने के बाद आप फिर ईरान को सॉर्ट करना शुरू कर दें, वो व्हाट इज द गारंटी। और सर ईरान ने बोला भी है, फील्ड मार्शल ने इतना मेहनत की है, 3 दिन ईरान लेके आए हैं, वो बहुत उन्होंने कंट्रोल किया, इतनी उनकी एफर्ट है कि यू कांट बिलीव इट। इधर ईरान से कर रहे हैं, उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से उनके पॉइंट एक दूसरे शेयर कर रहे हैं, ये जन और मैं काफी हद तक हो गई ये लड़ाई। जब बात बैठते हैं ना, उससे पहले मसल फ्लेक्सिंग, प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग, थिंक दे मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मंडे ट्यूसडे को मुझे लगता है कि और सर ईरान ने कहा भी है कि जो अमेरिका की तरफ से डिमांड्स की जा रही हैं वो बहुत ही मैक्सिमल पोजीशंस हैं, और ईरान जो है वो अपनी 70 पे किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यानी कि ईरान को ये साथ साथ रियलाइजेशन भी ज़रूर है कि अगर हम मुज़ाकरात कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट जो सालमियत है ईरान की उस पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। आमिर साहब, अगर हम जो आज का डोनाल्ड ट्रंप का अगर मैं बयान भी कंसिडर करूँ, ही सेड कि 22 अप्रैल तक मुआहदा नहीं होता तो हम फौजी कार्रवाई करते हैं। उस पर फिर ईरान ने रद्द अमल दिया कि फौजी कार्रवाई जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा डोनाल्ड ट्रंप का। तो सर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है ट्रंप फौजी कार्रवाई का ऑप्शन चुनते हैं तो पहला हदफ क्या हो सकता है, और फिर उसमें पाकिस्तान की जो फजाई हुदूद है वो इस सारे तनाजुर में कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं या करेंगी? देखिए, मैं तो पर्सनली अगर मेरा आप व्यू लें तो मैं समझता हूँ कि इस जंग को फर्दर एस्केलेशन नहीं देंगे कोई भी फरीकैन में से। अच्छा। बिकॉज देखिए, अमेरिका जो है इस वक्त डेफिनेटली एक बहुत आप कहें कि वीक फुटिंग पे है। ना सिर्फ ये कि वो जहाँ इस जंग का कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल नहीं कर सके, बल्कि पूरी अवाम उनकी जो है इस वक्त ये सवाल कर रही है उनसे कि इस जंग का मकसद क्या था और ये किसकी जंग थी, ये इजराइल की जंग थी या आपकी जंग थी। तो ये एक बहुत सीरियस लम्हा फिक्रिया है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए जब मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने के लिए या उसको फर्दर एग्रीवेट करना इनके बस की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर करेंगे कि ऐसी नोशन ऑफ विक्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे या ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे जो बड़ी एक हमेशा से इनकी आदत रही है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं और जिसमें थोड़ा गैंगस्टर वाला एलिमेंट होगा कि भाई हम जो है वो अपने स्टांस से हम बिल्कुल नहीं हटे और हमारे पास अभी भी इतनी कुव्वत है कि हम फर्दर नुकसान दे सकते हैं ईरान को। देखें, अगर ऑब्जेक्टिव्स में के लिहाज से देखें तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि न्यूक्लियर खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, nothing has happened. Actually, the result is zero except for this thing कि उन्होंने ईरान को इतना नुकसान दिया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी लीडरशिप को इतना मतलब आप समझे कि निशाना बनाया है और मारा है, और कुछ बच्चे भी काफी सारे उसमें मरे। इस तरह की एक निशानाबाजी के अलावा या नुकसान के अलावा उन्होंने कोई हासिल नहीं किया। तो इस वक्त जो अंदर से आवाजें उठ रही हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो अगर ये फर्दर एस्केलेट करते हैं या फिजिकल प्रेजेंस लेकर आने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल में वियतनाम से भी बुरा शायद इनके साथ मामला होगा, और ये एक बहुत ही प्रिकेरियस और डेंजरस सिचुएशन होगी, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे ग्लोब के लिए, पूरे रीजन के लिए। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन को एस्केलेट करने से ना सिर्फ ये कि जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, एक बहुत इनसिक्योरिटी हो जाएगी फूड के लिहाज से, ऑयल के लिहाज से, ये तमाम फ्यूल वगैरह के लिहाज से। एक रिसेशन में ऑलरेडी दुनिया जा रही है, तो जितना उनके ऊपर प्रेशर लोकली है और उनके इत्तेहादियों का है और हर तरफ से है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आप समझ लें कि ये आखिरी कुछ नारे हैं
या कुछ एक ऐसी भड़के हैं जो वो मारना चाह रहे हैं, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर सकें और एक मैसेज अपनी आवाम को दे सकें कि मैं अभी तक एक मजबूत फुटिंग पे हूं और मैं एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट हूं विद माय स्ट्रांग नैरेटिव एंड माय स्ट्रांग स्टैंड। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई वो हासिल करेंगे, क्योंकि एंड में मैं पर्सनली ये समझता हूं और मेरे जो एक पूरी सिचुएशन को रीड करते हुए ये लग रहा है कि ये मामला डेफिनेटली हल होने जा रहा है और काफी सारी टर्म्स जो ईरान चाहता है उन्हीं टर्म्स पे ये मामला हल होगा। कुछ फॉल्स और फेक नोशन ऑफ विक्ट्री ट्रम्प साहब अपनी दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन मामला डेफिनेटली विल गो टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक बहुत जल्दी किरदार अदा करेगा। बेशक दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाए। कल बल्कि उससे उम्मीद पैदा भी हुई थी, आज ये है कि हारिस साहब हमने देखा कि इस मामले का आगाज होता है बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए, वो मुख्तलिफ ममालिक बशमूल पाकिस्तान वो उसको लीड कर रहा था प्रोसेस को, फिर उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से जो शटल डिप्लोमेसी की गई है। अब वो पॉइंट आ चुके हैं जहां पे पाकिस्तान तो चले ये सब कर रहा था इस मामले को डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाने के लिए, पर सर दूसरी तरह से दोनों तरफ से तो ये तो गन बोट डिप्लोमेसी उनकी वो थम नहीं रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप सेट के कल बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत व्हाइट हाउस आने लगी है। ये वो शख्सियत है जिसको अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों की भी बहुत फिक्र है और हमको एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, हमारी प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। तो सर ये बतौर एक दिफाई तज्जियाकार व्हाट डू यू बिलीव, ये किस शख्सियत की बात हो रही है, कौन सा सरप्राइज है और ये गन बोट डिप्लोमेसी कितनी लंबे अरसे तक चल सकती है? मेरे ख्याल में एक तो बात ये है कि ये जो मसल फ्लेक्सिंग है ये बिल्कुल मैं आई एग्री करता हूँ, हमें इनसे कि ये अल्टीमेटली अमेरिका और कोई चॉइस नहीं है। देखें पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है अमेरिका की, सेनेट और कांग्रेस उनके खिलाफ, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे, he has to bring something, some feather in the cap जिसकी वजह से वो कहें कि मुझे जी वोट डालना चाहिए। नेटो उनसे नाराज है, यूरोपियन उनसे नाराज है, मिडिल ईस्ट फील दे अमेरिकन ने बिट्रेड देम, तो वो किस बेस पर अकेले लड़ाई करेंगे? और लड़ाई कर ली ना, नहीं कर सकते। क्या उन्होंने 40 की लड़ाई में वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सके? नहीं खोल सके। अब क्या कर लेंगे? तो बात बैरी बेड़ी उन्होंने अपने दो नुकसान पर उनके ड्रोन मारे उन्होंने, ये 1500 किलोमीटर दूर पीछे ले जाके उन्होंने खड़े किए हैं, ले गए हैं। तो जराट के पर भी और एक और दूसरा था, दोनों को पीछे लेके चले गए हैं। तो इसलिए ये इनको इस वक्त बहुत ही गलत किया कि इनको ब्लॉकेट उठा लेना चाहिए था, उससे और बेहतर हालात हो जाते। और अभी भी जो बात वो कर रहे हैं, बात वो रीजनेबल करनी चाहिए, दोनों को विन सिचुएशन हो, दोनों को फेस सेविंग हो, दोनों ने पब्लिक को सेव करने हैं। और सबसे ज्यादा ट्रंप के लिए कि अगर ट्रंप आते हैं, इस्लामाबाद कार्ड होता है, एक अपने कैप में बड़ा जबरदस्त फेदर लगा के जाते हैं या ज्वेल लगा के जाते हैं, हीरा, कि मैंने देखो भाई मैंने जंग बंद करा दी, 47 साल दुश्मनी थी, मैंने हमेशा को थ्रेट खत्म कर दिया, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, और अगले मिड टर्म इलेक्शन में वो इसका फायदा उठा के अपने आप को रिट्रीट 2 साल के लिए और दोबारा ले लेते हैं। तो ये बेनिफिट उनको नजर आते हैं। इसलिए ये जो कर रहे हैं, आखिर यू थिंक पाकिस्तान ने एफर्ट किया है, आई डोंट थिंक इट विल गो वेस्ट। बहुत इतना मिसट्रस्ट था, उसको भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलना है। उसके बाद जो ये बात कर रहे हैं कि कौन से शख्सियत आएंगी, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, फील्ड मार्शल को उन्होंने कहा कि इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, दोनों की बातें की हैं। आप देखना ही कौन सी कोई और मुल्क की शख्सियत तो ऐसी जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया है, किसी और मुल्क ने नहीं किया। जो लेट्स कीप फिंगर क्रॉस के किसको पता है कौन आ रहा है, बट जो नेवर नो इनमें से कोई एक जरूर हो, और डिजर्व भी करते हैं। जिस तरीके से मेरे ख्याल में तीसरी आलमी जंग को दुनिया को तबाही से धाने से बचाया, ही वर मोस्ट वरीड, हर मौके पे पूरी रात जागे हैं फील्ड मार्शल। ये जब ये हालात खराब हो गए थे उस वक्त, जो एवरीबॉडी वाज वरीड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, वो उन्होंने किया। मिलिट्री डिप्लोमेसी, अब मार के हक 1 में उन्होंने एज ए सिपा सलार इंडिया को इतनी बड़ी मैदान जंग में शिकस्त दी। अब मार के हक 2 में आई वुड से तो उन्होंने पीस को जीता, अमन को जीता, अमन के लिए काम किया एज ए मिलिट्री पर्सन। तो बहुत उनको क्रेडिट जाता है। लेट्स सी व्हाट इज हैपन टू। अच्छा, यहाँ पे हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी। अच्छा आमिर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जहां पे हम बात कर रहे हैं सर, वहां पे उन्होंने ये तो पिछले 3-4 दिन से एक चीज़ जो बहुत अंडर डिस्कशन है वो ये कि उनके गैर मामूली बयान के मुआहदे के बाद ईरान का जो न्यूक्लियर मवाद है वो अमरीका मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज कुछ इदारों ने, जरीदों ने यह भी रिपोर्ट किया कि चीन जो है वो उस पर तैयार है। पहले रूस की बात भी आ रही थी कि चीन मुंतकिल किया जा सकता है। तो सर वैसे ये जो तकनीकी या सिक्योरिटी लिहाज से मैं बात करूं तो सर उस लिहाज से क्या ये मुमकिन होता है कि जो एक मुल्क होता है उसका एटमी असासा इस तरह से किसी दूसरे मुल्क को उठा के दे दिया जाए, ये कितनी बड़ी हद तक मुमकिन होता है? देखिए, ट्रंप के बयानात बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रहे हैं, उनमें कुछ डिसीट और डिसेप्शन भी रही है। तो वो आप देखें तो मतलब आज भी जो बयानात आए उसकी कॉन्ट्राडिक्शन की, जो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बड़ा क्लियरली उनसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना यूरेनियम जो है कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जी इनका मिसाइल प्रोग्राम भी जो है ख़त्म कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं। देखें जी आप, ये मतलब अगर दोनों चीजें हो जाएं तो ईरान तो विल बिकम अ टाइगर विदाउट अ टीथ एक्चुअली। तो क्या कोई मुल्क चाहेगा कि उसको आफ्टर सो मच ऑफ सेक्रीफाइस एंड सफरिंग, और जबकि उसका अपर हैंड है और जो उसका सर्वाइवल है उसको वो खत्म कर दे और ये सब चीजें जो है छोड़ दे? आज अगर ईरान न्यूक्लियर होता तो क्या इतनी तबाहकारी होती कभी ईरान के खिलाफ? या कभी सोच सकता था ट्रंप या इसराइल के उनके खिलाफ इतना अटैक किया जाए, इतने लोगों को मारा जाए, बच्चों को मारा जाए, उनकी लीडरशिप को मारा जाए, उनकी आबादियों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, उनके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उनको तबाह कर दिया जाए? तो ये चीज कभी ना होती। तो ये तो एक किस्म का उनको आपने रिजॉल्व दे रहे हैं कि जी आप न्यूक्लियर जरूर बनाएं, बल्कि खत्ते के और लोगों को भी कह रहे हैं कि जी ये जंगल लॉ है, तो आपने अगर अपना सर्वाइवल करना है तो यू हैव टू गो न्यूक्लियर। तो ये एक रॉन्ग मैसेजिंग है ऑलरेडी इसराइल और अमेरिका की तरफ से, जो रिपीटेडली उनके खिलाफ आते हैं, वादे तोड़ते हैं और उनको आके अटैक करते हैं। दूसरा जो मिसाइल प्रोग्राम है, देखिए मिसाइल ही की वजह से उनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो ऑफेंसिव लॉन्च कर सकें। डिफेंस तो उन्होंने किया जितना किया अपना, और जितना नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन ऑफेंस के लिए उनके पास सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स थे, जिससे उन्होंने कॉस्ट ऑफ वॉर को इंक्रीज किया, इसराइल की भी और अमेरिका की भी। आज जो एक एक पॉज आया है, या आज जो एक लम्हा फिक्रिया है अमेरिका के लिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमेशा विल ऑफ द लीडरशिप ब्रेक करते रहे हैं बाकी तमाम गल्फ कंट्रीज की जब उन्होंने अटैक किए। इस कंट्री की वो विल ऑफ द लीडरशिप और सब्सिक्वेंट लीडरशिप्स को ब्रेक नहीं कर सके, और आज उनकी कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी ज्यादा इन्फ्लिक्ट की है ईरान ने उनके ऊपर कि एक ड्रोन जाता था जो $2,500 का होता था, उसके पीछे 3 से 4 मिलियन का जो है वो एक पैट्रियट मिसाइल जो है डिफेंस के लिए आ रहा होता था। तो तकरीबन 300-400 बिलियन 40 दिन की जंग में अमेरिका ने जाया की है, और इसी वजह से उनकी आवाम उनसे पूछ रही है कि आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया फॉर दिस वॉर कि जिसका हासिल जो है वो जीरो है। सो दिस इज ईरान, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों चीजों को किसी हद तक भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। यस, वो ये जरूर कहता रहा है कि हमारा न्यूक्लियर हमेशा पीसफुल पर्पस के लिए रहा है, और जो हम JCPO का भी एग्रीमेंट हमने किया था, और हम NPT के भी सिग्नेटरी हैं, जबकि इसराइल जो है वो NPT का सिग्नेटरी नहीं है, वो न्यूक्लियर है। उसको अगर हक हासिल है तो वो क्यों इस रीजन का जो है बुली बन सकता है? तो ईरान को अपने दिफा के लिए क्यों ये हक हासिल नहीं है? मेरा ख्याल में अगर ईरान आज न्यूक्लियर होता तो इस रीजन में एक स्टेबिलिटी होती, एक म्यूचुअल, जिसे मैड कहते हैं, उसकी वजह से ना एक बैलेंस आ चुका होता है इस रीजन में। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जब हमने जंगें भी लड़ी तो एक लेवल तक एस्केलेट हो सका, दूसरा मुल्क एक मुल्क को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा सका जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ह्यूमन कॉस्ट की बात है। सो बड़ी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो आज अगर ईरान का न्यूक्लियर होता तो कभी इतना नुकसान ना हो सकता ईरान का जितना इसराइल ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी लेजिटिमेट हैं और लॉजिकल हैं और रैशनल हैं, तो उसके लिहाज से देखना चाहिए। तो वो अपना डिफेंस और ऑफेंस जिस हद तक उनके पास मौजूद है, ठीक है, उस पे वो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड गो डाउन। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चीन ने, जो मैंने सवाल पूछा आमिर साहब से, चीन ने ईरान का इनरिच यूरेनियम लेने की पेशकश की है, ये बताना है मुख्तलिफ जरीदों का। क्या चीन इस बहरान में ये कर पाएगा, किंग मेकर बन पाएगा या नहीं बनेगा, ये क्या मामला है? देखें, ईरान का जिस पे कॉन्फिडेंस है उस मुल्क में वो रखवाएगा। ईरान विल नेवर एग्री ऑन अमेरिका, यू नो इट, के व्हाट आर द रीजन, मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। सो चाइना इज द राइट कैंडिडेट, चाइना के बाद बिल्कुल रखवाएगा। ईरान भी कॉन्फिडेंट होगा, चाइना इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इस इतने बड़े तनाज़े का हल करने के लिए चाइना ने पीछे भी
सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के सिर्फ हार्ट एंड सोल शामिल है। तो चाइना विल ऑलवेज से दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, दे अगर ईरान फील कंफर्टेबल दे विल टेक इट आउट एंड दे विल कीप इट देयर। और उसको हो सकता है कि जैसे भी उसके लिए आइंदा के लिए लाए वाले आईएई की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे, लेकिन 3% के ऊपर वो दे विल नॉट एक्सेप्ट कि 3% जो हमारा राइट है फॉर एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, वो उसका राइट है आईएई की निगरानी में। और जब वो ये कर देता है, आईएई कंफर्म कर देता है, then all economic sanctions have to be removed. That is what Iran is going to ask them definitely. अच्छा आमिर साहब, जो इसमें हम लोग एक चीज़ तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर माजी की मैं बात करूँ, जेडी वैंस या जैरेड कुशनर वो इस्लामाबाद आए, क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान जैसे जो दुश्मन ममालिक हो गए वो अपनी खुफिया और बहुत ही अहम मुलाकातों के लिए पाकिस्तान ही की ज़मीन को उसका इंतखाब किया गया। फिर अभी की भी अगर बात करूँ तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नेक्स्ट राउंड होने जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर ही। इसमें पाकिस्तान ने आपकी राय के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड कौन सा प्ले किया होगा? जी, आई थिंक इट्स नॉट वन कार्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक क्रेडिबल और एक रिलायबल मीडिएटर के तौर पे समझा गया है। उसमें देखें, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बुरे नहीं हैं, ब्रदरली कंट्री है। हमारे अमेरिका के साथ इस वक्त ताल्लुकात और चाइना के साथ बड़े बैलेंस तरीके से दोनों के साथ हमने अच्छे बनाए हुए हैं। हमारे गल्फ कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इन सबको हमारा ऊपर एक ट्रस्ट है, टर्की को हमारे ऊपर ट्रस्ट है। तो ये तमाम जो कंट्रीज हैं वो काफी हद तक पाकिस्तान को इस वजह से भी मीडिएटर लाना चाहती हैं। और दूसरा ये कि हम एक क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर हैं। एक तीसरा ये कि हमने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया, और वो ईरान समझता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे लिहाज से, उनके लिहाज से। और काफी सारे फैक्टर्स आई वुड से इस वजह से भी हैं कि लीडरशिप हमारी मिलिट्री और सिविल ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है और उनको कन्विंस करने में कायल हुए हैं। और मेरा ख्याल में ये वो ट्रस्ट रिलेशनशिप जो बना है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना है, और वी आर राइटली प्लेस्ड स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो, और दैट इज व्हाट आई कंसिडर इज इम्पोर्टेंट। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला इसका पता चलेगा कि इसका हम हाउ वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस डिप्लोमेटिक विक्ट्री इनटू द इकोनॉमिक सोवरेनिटी एंड अदर फैक्टर्स आल्सो, जो कि मुझे लगता है, देखें, एक हमने फतह तो हासिल की कि इस वक्त आप देखें तो पिछले 15-20 दिनों से, बल्कि उससे भी पहले से, पाकिस्तान हर न्यूज चैनल पे इस वक्त मौजूद है और हर एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है पाकिस्तान के रोल की। एक सॉफ्ट पावर के तौर पे आप सामने आए हैं, यानी कि इंडिया जिसने बहुत कोशिश की कि इसको पाकिस्तान को जो है वो एक रोग कंट्री के तौर पे और एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे लेबल किया जाए, वो तमाम कोशिशें ना सिर्फ खत्म हुई बल्कि आज एक दुनिया एक धाने पे खड़ी थी, मतलब तीसरी जंग अजीम की। और तमाम कोशिशों के बावजूद, यूनाइटेड नेशन के रोल के बावजूद, यूरोपियन यूनियन की काविशों के बावजूद, अल्टीमेटली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री इमर्ज हुई है जिसने इस चीज को हल किया है और जिसने इन कुव्वतों को आपस में बिठाया है, समझाया है और सिखाया है, और ये भी बावर किया है कि इसमें पीस डील में ही सबकी एक जीत है। एंड लास्टली आई वुड से कि ये डिप्लोमेटिक मोमेंट जो है ये बहुत कम मुल्कों की जिंदगियों में आता है, और पाकिस्तान ने इसको अचीव किया है through hard work, through relentless effort of our civil and military leadership. No doubt. It is time to celebrate for Pakistan, and this is a moment, I would say, a very defining moment in the history. It is a very defining moment in the history of Pakistan as well as in the history of the world. और इसमें सर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अवाम को भी पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये सब अचीव करने के लिए। अब आगे कामयाब होना ना होना वो उन फरीकैन के ऊपर डिपेंड करता है इंटायरली। पाकिस्तान हैज़ प्लेड इट पार्ट और वो बहुत ही नेक नियति के साथ हमें होता हुआ नजर भी आया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरानी न्यूज़ एजेंसी को अगर मैं कोट करूं तस्नीम को, उनके मुताबिक ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए तैयार नहीं है जब तक उनकी कुछ शराइत वो कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि ये नहीं होता तब तक नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका और साथ ही ईरान की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई डेट्स डिसाइडेड नहीं है। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बतौर एक एक्सपर्ट व्हाट डू यू सी हैपनिंग इसी वीकेंड, कल संडे है, कल कुछ बड़ा हो सकता है या फिर अगले हफ्ते वो क्या होगा इस्लामाबाद के अंदर, मामलात किस तरह से डील होंगे या क्या हो सकता है?
देखिए 3 दिन जो फील्ड मार्शल वहां पर ईरान में रह के आए हैं, वी मस्ट नो ही मस्ट हैव ट्रेमेंडस वर्क, Yeah, he has. नॉट ओनली विद ईरान, नॉट ओनली विद ईरानी लीडरशिप, लेकिन वो अमेरिकन लीडरशिप के साथ भी बात करते रहे होंगे और काफी हद तक वो इरिटेंट रिमूव करके ही आए होंगे। सेकंड, देखिए मुज़ाकरात से पहले ये बातें होती रहती हैं कि जी अपने अवाम के लिए हम ये भी नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, कई चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है और आई एम श्योर कि ये काफ़ी हद तक इरिटेंट रिमूव हो चुके हैं। एक मेन प्रिंसिपल ईरान ने कहा कि मैं न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहता, उनके राबर ने कहा कि जी यस जो शहीद हो गए हैं कि जी ये इस्लाम के भी खिलाफ है, तो एक तो बात यहाँ पर ख़त्म होगी, जो अब इसकी गारंटीज वो निटी-ग्रिटी से सॉल्व हो गई होंगी। सेकंड, जो आप लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्यों सिलेक्ट किया गया, देखिए 4 ममालिक थे, एक तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब और पाकिस्तान का रोल थ्रू आउट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, दैट इज हाउ मेरे ख्याल में उसकी तरफ नहीं गए ईरान खास तौर पे। इसी तरह इजिप्ट के साथ ईरान की इजराइल के ताल्लुकात हैं, इसलिए तुर्की ये ईरान नहीं किया। आपके सामने मिडिल ईस्ट कंट्री से थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, सो पाकिस्तान वाज द राइट चॉइस। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल के तहत ईरान से बहुत अच्छे, पहले भी पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे। देन ही वाज एबल टू डेवलप ट्रस्ट ईरान का भी और मिडिल और अमेरिका का भी। प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, वाइस प्रेसिडेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, ईरान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दोनों ने कहा खुद कि वी ट्रस्ट के पाकिस्तान इज द राइट सालिश या मीडिएटर है और बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और अगले राउंड तक पाकिस्तान में ही होंगे, ये एक अल्फाज है। इन दैट कॉन्टेस्ट मेरे ख्याल में जब ट्रस्ट विन ओवर हो जाता है तो इसकी वजह से वो फिर जो तारीफें की जा रही हैं दोनों साइड से, आपके सामने फील्ड मार्शल ईरान गए हैं, कैसे रिसेप्शन की गई, कैसे नगमे पेश किए गए, अवाम का रद्दमल क्या था, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, आपने ने वहाँ रिस्पॉन्स किया था। इन सारी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान इज द राइट चॉइस, क्योंकि पहले भी अभी सारा पहले का पाकिस्तान को पता है कि ईरान के साथ क्या क्या बातचीत हुई है, जब पहले राउंड टॉक्स में अमेरिका से क्या हुई है, आप क्या कर रहे हैं, तो यू कांट ब्रिंग अ न्यू कंट्री नए डॉलर के लिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। दीज आर द फैक्टर, बट आई थिंक पर्सनली उम्मीद यही करनी चाहिए कि मंडे को या ट्यूसडे को ये डायलॉग होंगे, पाकिस्तान में होंगे, उससे पहले तमाम रिमूव हो जाएंगे और अगर मुज़ाकरात होंगे तो मैं 95% यकीन हूँ इसका मतलब फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा और अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होने वाला होगा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आएंगे, ईरानियन प्रेसिडेंट भी आएंगे, तुर्की के प्रेसिडेंट भी आएंगे, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे और सऊदी अरब के वली अहद भी आएंगे। दिस इज माय परसेप्शन बिकॉज़ उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का फोकस कहाँ होगा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाएगा कि पाकिस्तान इज वेरी पीसफुल, पीस कीपिंग, उसके बाद यहाँ का जो एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अच्छी है, दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे, वो पाकिस्तान का इमेज पहले कितना अच्छा लेकर गए, अब दोबारा लेके जाएंगे। इससे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े रास्ते खोलेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मिलिटरीली हो, आप ट्रेड के हो, हर चीज़ है, एजुकेशन के, बच्चों के इंस्टीट्यूशन के। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बिग डे फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आमिर साहब, लास्टली मुझे आपका इस पे भी कमेंट चाहिए होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की आला क़यादत ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंगबंदी को बरकरार रखने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। फिर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो है, खैर उनके बयानात वो चले अमेरिका की तरफ से हम देख ही रहे थे, बट सर इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल मीडिया पर भी सेम हमें आवाज़ें बाहर आती नजर आ रही हैं। सिंगापुर के नशरियाती इदारे चैनल जो है वो न्यूज़ एशिया ने वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को भारत के लिए एक वेकअप कॉल उन्होंने करार दिया। तो सर ये सिंगापुर का मीडिया या फिर आलमी इदारे वो पाकिस्तान की मीडिएशन को भारत के लिए शिकस्त करार दे रहे हैं, इनफैक्ट उसको वेकअप कॉल दे रहे हैं। तो भारत जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हमेशा से कोशिश नजर आता है, वो खुद इस इतने बड़े आलमी मंजरनामे से कैसे आउट हो गया सर? जी बिल्कुल, ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है उनके लिए और आई एम श्योर जो आवाज़ें अंदर से उठ रही हैं, उनके ऑपोजिशन लीडर की जो बयानात आए, उनके अपने जो क्रेडिबल किस्म के उनके जो सहाफ़ी हैं, उनके जो बयानात आ रहे हैं,
तो वो एक जलती पे आप कहें कि तेल डालने के बराबर है और काफी परेशानी का आलम है उन्हें कि जो कुछ हुआ। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये मामलात कई थे और कुछ पाकिस्तान की काविशें थी जिसकी वजह से ये मामला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि भारत को भी कुछ अकल के नाखून करने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर चीज जो है वो जीरो सम गेम नहीं होती, कि हर चीज में एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के नुकसान में उनकी बेहतरी नहीं है। और हम कभी भी इस तरह से नहीं समझते, हर चीज पे पॉलिटिकल रंग देने की भी जरूरत नहीं है कि जब भारत जब भी अपना सियासी नारे लगाए तो पाकिस्तान की तबाही की बात करे। तो उनको चाहिए कि उनको खुद अकल के नाखून करने चाहिए और सबसे बड़ा स्टेक्स अगर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में है तो वो भारत का होना चाहिए। और भारत को इस चीज को समझना चाहिए कि हमें डिप्लोमेटिकली ना आइसोलेट कर सकते हैं ना जो ज्योग्राफी को चेंज कर सकते हैं। तो वी हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट, यही मैसेज हम अरब को दे रहे हैं, गल्फ कंट्रीज को दे रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए कि नेबर्स जो हैं दे हैव टू को एग्जिस्ट। एंड ये जो हम वी आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द कर्स ऑफ ज्योग्राफी विद हैविंग अ नेबर हु इज सो होस्टाइल, जबकि इतना बड़ा या मुल्क है। तो उनको समझना चाहिए इस चीज को और आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि इससे एक लेसन है उनके लिए कि आप किसी भी मुल्क को फेक और फिक्टिशियस तरीके से नीचे नहीं गिरा नीचे सकते। नहीं गिरा सकते। और सर ये बात भी मानने के लिए उनका ये पॉइंट हो सकता है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को ही चाहा है, अमन का ख्वाह